हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की कहानी है रोमांटिक लव स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, तुम थोड़ा मेरी सीट पता लगा दोगे? मुझे नोटिस बोर्ड नहीं दिख रहा। कमर पे हाथ रखे वो लड़की मुझसे ऐसे मुखातिब थी जैसे उसका कोई हक हो मेरे पे, जबकि जान पहचान के नाम पर हम दोनों में बस इतना ही था कि चंद घंटे पहले दोनों एक ही बस से इस इंजीनियरिंग इंट्रेंस का एग्ज़ाम देने पहुँचे थे। उसकी ऐसी बेतुल्लुकी देख मुझे जोरों की हंसी आई, पर वो बुरा ना समझे इसलिए मैंने खुद को एहतियातन सामान रखते हुए उसका रोल नंबर पूछा। वो रोल नंबर बताते हुए खुशामद के अंदाज में बोली, प्लीज़ हेल्प कर दो, मैं यहाँ तुम्हारे सिवा किसी को भी नहीं जानती। मैंने मन ही मन सोचा कि जानती तो वैसे मुझे भी नहीं हो, बस अपना काम निकालना है। उसका रोल नंबर देखने मुझे नोटिस बोर्ड नहीं जाना पड़ा, क्योंकि वो मेरे बाद ही था, तो जाहिर है सीट भी मेरे बाद ही वाली थी। एग्ज़ाम से निकलने के बाद 2 घंटे की बातचीत में मुझे पता चला कि जितनी क्यूट वो दिखती है उससे ज़्यादा क्यूट उसकी जनरल नॉलेज है। एग्ज़ाम देने के पास लौटा तो दिलो दिमाग में वही तारी थी। हल्की सी मेकअप और कंधे तक बाल वाली वो लड़की हमेशा मेरे आंखों के आगे रहती थी। जिस गाने को सुनता वही गाना उस पर फिट बैठने लगता। उसकी बेवकूफ़ियत भरी बातों की यादें मेरी सारी बोरियत दूर कर देती। शायद उसके संगत का असर मेरे पे भी हो गया था, इसलिए 4 घंटे साथ गुजारने के बाद भी न तो मैं उसका नंबर मांग पाया था, न ही उसका नाम पूछने का जहमत उठा पाया था। अब ये हाल था कि रोज़ उसका चेहरा देखकर अनुमान लगाता कि उसका नाम क्या हो सकता है और फेसबुक पे सर्च करता, मगर रिजल्ट के रूप में फेसबुक सर्च बॉक्स से मिलता तो सिर्फ अफसोस। बस एक ही उम्मीद बची थी, मिलने की। जब हम दोनों एक ही बस से काउंसलिंग के लिए जाना था, एक दिन वो मौका भी आ गया। कंधे पे बैग लटकाए और कान में ब्लूटूथ लगाए जब मैं बस में चढ़ा तो वो आगे से दूसरे नंबर की सीट पे बैठी हुई थी। मैंने ठहर के उस पर एक भरपूर निगाह डाली। खुले बालों और नाक में सोने की बाली पहने हुए आज दिल में उतर जाने की हद तक खूबसूरत लग रही थी। उससे नज़रें मिली तो मुस्कुरा के मैं पीछे की सीट की तरफ बढ़ने लगा। तभी उसने आवाज़ दी, अरे तुम्हारे लिए ही ये सीट रखा है, और अपने बगल में खाली पड़े सीट की तरफ इशारा किया। ऐसा लगा कि मैंने आज तक जितने भी पुण्य वाला चेक भगवान के यहाँ डाले थे, सबका सब भगवान जी ने क्लियर कर दिया हो। धर्म की कथाओं में मैंने सुना था कि अगर कोई गलती से भी किसी व्रत को भूखा रह जाए तो उसका फल उसे जरूर मिलता है। पिछला मंगल भूखा ही निकल गया था, शायद उसका फल था ये। मैंने अपने चेहरे पे हल्के से नापसंदगी के भाव लाए और जाके उसके पास बैठ गया, ताकि उसे लगे कि मैं उसके पास बैठकर उससे एहसान कर रहा हूँ। बस जब चलने लगी तो कुछ देर उधर उधर बात करने के बाद उसने अचानक ही पूछ लिया, क्या इतने दिनों से तुम मुझे याद कर रहे थे? चोरी पकड़े जाने से जब मैं घबराया गया और कुछ उटपटांग बोलता ही कि वो हंसते हुए बोली कि इन दिनों मुझे हिचकियाँ बेहद आ रही थी, तो मुझे लगा कि तुम मुझे याद कर रहे होगे, क्योंकि दूसरा तो कोई है नहीं याद करने वाला। मैंने गहरा सांस लिया और बोला कि अच्छा फ्लर्ट कर लेती हो। वो खिलखिला कर हंसने लगी। बस 8 बजे से चली थी, अभी रात के 12 बज चुके थे, तो सबको भूख भी लग गई थी, इसलिए ड्राइवर ने किसी लाइन होटल पे गाड़ी रोक दिया। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ डिनर करे, पर उसने अपना मजबूरी बताया कि उसकी फ्रेंड भी है, उसके साथ ही खाना है। आधे घंटे बाद जब खाना खा के स्प्राइट का कैन पे काउंटर पे बिल जमा कर रहा था तो वह मुझे कॉर्नर वाली टेबल पे अपने फ्रेंड के साथ दिख गई। मैंने अपना कैन उसके तरफ झुका के पूछा कि वो भी पिएगी। जवाब में उसने मना कर दिया। फिर भी मैंने 2 कैन लिया और वेटर से उसके टेबल पे पहुंचाने को बोल के होटल से बाहर निकल गया। बाहर निकला तो बड़ी ज़ोर से सिगरेट पीने का मन किया। बैग चेक किया तो दो गोल्ड फ्लैग और एक क्लोव था। मैंने क्लोव जलाई और होटल से थोड़ा दूर जाके कस लेने लगा। अभी 2-4 कस ही लिए होंगे कि उसका फ़ोन का फ्लैश लाइट मेरे चेहरे पे था। अच्छा, तो मैंने उसके ड्रेस के हल्के से झलक से ही उसे पहचान लिया था। फिर भी मैंने पूछा, कौन हो? जवाब में वो कुछ बोलने के बजाय फ्लैश जलाए रही। फिर कुछ देर में खुद ही बोली, अच्छे बच्चे सिगरेट नहीं पीते, और फिर तुम तो अब मेरे अच्छे बच्चे हो। मैंने कस लेना जारी रखते हुए कहा, मैं कब से तुम्हारा बच्चा हो गया बाबू? अगले पल ही वो दांत पीसते हुए सर पे सवार हो गई। फेंकोगे भी या कभी और फिर खाओगे? मैंने सिगरेट होठों से अलग किया और उसे घूरने लगा। वो सीरियस हो गई थी। शुभ मजाक नहीं कर रही, सच में प्यार करती हूँ तुमसे। मुझे लगा कि माहौल बोझिल हो जाएगा, इसलिए चूहल किया कि मैं तो सोच रहा था कि इस सिचुएशन में तुम मेरे होठों पे अपनी होठ रखोगी और पूछोगी कि क्या जलता हुआ सिगरेट मेरे नर्म हुए होठों से ज़्यादा ज़रूरी है। उसने हंस के मेरे हाथ से सिगरेट छीन के फेंका और बोली कि वो मेरे सस्ते फेसबुक या फिलास कर चलो, अब इलायची खाओ,
नहीं तो रात भर में स्मेल आएगी और मैं सो नहीं पाऊँगी। एडमिशन वगैरह होते होते वो इतना करीब हो गया कि गर्लफ्रेंड से कब आदत ज़्यादा लगती थी। मैं खुद उसके इतने प्यार से हैरत में पड़ जाता था। जब भी साथ होती तो ज़माने भर की बातें ढूँढ लाती और सुनाती। मैं उसके चेहरे के तरफ तकता और खामोशी सुनते रहता। अक्सर जब वो फ्यूचर और करियर की बातें करती तो मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर संजीदा हो जाती। उस वक्त उसके चेहरा ऐसे लगता जैसे बुद्ध ने अपनी सारी शांति और मासूमियत उसके चेहरे में छोड़ रखी हो। जब वो ज़्यादा संजीदा हो जाती तब मैं चुहल करती उस इश्क में ग्लोबल होते हुए कहता, अरे बामियान की बुद्ध, इतना भी साथ मत दिखो, तुम्हें आसमान में उड़ाने के लिए मेरे जैसा आतंकवादी आ चुका है। वो खिलखिला के हंसने लगती। तब मैं बस उसे देखता रह जाता। निर्विकार अक्सर मुझे ज़बरदस्ती कैंटीन ले जाती। मैं पैसे देता तो फट फड़ाती, तुम्हारा पैसा भी तो मेरा पैसा ही है, अभी इसे खर्च कर लेते हैं, शादी के बाद उसे खर्च कर लेंगे। मैं चुप पड़ जाती। खाने में न तो मुझे पिज्ज़ा पसंद था न वही डोसा, मगर वो ज़बरदस्ती मुझे खिलाती। मैं ना नुकुर करता तो कहती, मेरे हाथ में जादू है, तुम खा के तो देखो, सब अच्छा लगेगा। इससे पहले ऐसे जिद करके मेरी माँ ही खिलाती थी। तब बचपन में मैं तीखा होने के कारण मीट खाने से मना कर देता और वो मीट को पानी से धोकर खिलाती और कहती कि अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं धुली जाऊंगी। ये बात मेरे मन में भर गया था। बचपन से मैं उनसे गुस्सा होता तो कहता कि आगे से खाना नहीं खाऊंगा और आपको दुबला कर दूंगा। सब लोग हंसते, मैं नहीं समझ पाता, बच्चा था ना। उसके साथ ही अभी भी बच्चा ही बन जाता। खाली छड़ों में कभी इतनी खुशी देखता तो ऐसा लगता कि कहीं कुछ बिगड़ न जाए। अक्सर मेरे साथ यही होता आया है। जब ज़्यादा खुश होता हूँ तो बड़ा दुख आने वाला होता है। यहाँ भी ऐसा ही कुछ होने लगा। धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी, मिलना जुलना कम हो गया। मैं उसे मैसेज करता कि बदले बदले से सरकार नज़र आते हैं तो इधर से जवाब केवल स्माइली में आता। इसी बीच दशहरे की छुट्टी हो गई, मैं घर आ गया। यहाँ आकर उससे फ़ोन पे बात कर पाना मुश्किल होता था। अक्सर रात को 5 मिनट के लिए टाइम निकाल के उसे कॉल करता, मगर उसके बातों से कभी ऐसा नहीं लगता कि वो मुझसे बात करने के में इंटरेस्ट ले रही हो। मैंने उसे कॉल करना छोड़ दिया। उसका कॉल भी आता तो नहीं उठाता। छुट्टियाँ बीतने के बाद जब कॉलेज लौटा तब तक सब कुछ पूरी तरह बदल चुकी थी। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नज़रअंदाज कर देते। कॉलेज के नए स्टूडेंट का बहाना होता, मगर मुझे सब कुछ पता था। अक्सर दोस्त आकर बताते कि एक सीनियर के साथ वो लाइब्रेरी में टेबल शेयर कर रही है। मैंने इसी वजह से लाइब्रेरी जाना छोड़ दिया ताकि अपनी आंखों से उसको किसी और के साथ न देखूं। किताबें रूम में ही मंगा लेता, वैसे भी उनमें अब मन नहीं लगता। कॉलेज में आने के बाद जाने के बिना नागा रोज रात को वो फ़ोन करती। मैं उसके सामने इन सब चीज़ों का जिक्र छोड़ता तो वैसे वो शो करती जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। पुराने दिनों का जिक्र करता तो पढ़ाई के प्रति सीरियस होने का बहाना बनाने लगती। मुझे भी पढ़ने पे ध्यान देने की एडवाइस देने लगती। मैं खुद में ही घुटने लगा। तंग आकर मैंने एक दिन उसे कह दिया कि मेरे पास फ़ोन न करो प्लीज़, अब सारे रिश्ते ख़त्म हो गए हैं। मुझे लगा कि इतना कहने पे भी वो कुछ तो सफाई देगी, मगर वो सफाई देने के बजाय चहकते हुए बोली, शुभ, अगर तुम्हें सब कुछ खत्म कर लगता है तो फिर मैं कौन हूँ तुम्हारी बात काटने वाली। जैसे तुम्हारी मर्जी, बस एक काम कर दो, मेरी फ़ोटोज़ डिलीट कर दो, मैं तुम्हारी कर दूँगी। मैंने उसके फ़ोटोज़ डिलीट कर दी और वॉलपेपर पे वापस माँ की तस्वीर लगा दी। मुझे लगा अब यहाँ से खुद को समेट लूँगा, लेकिन अगले दिन फिर से उसका फ़ोन आ गया। मेरे रिसीव करते हुए वो चहक पड़ी, कैसे हो, लाइफ मज़े में है या नहीं। मैं चुप्पी साधे हुए था। वो मुझे तरह तरह के सवालों से उकसा रही थी। कोई गर्लफ्रेंड ढूंढी क्या, सिंगल हो के कैसे फीलिंग आ रहे हैं, ऐसे सवाल पूछ पूछ के नस्तर की तरह भीतर चुभो रही थी, जिसमें कि अंदर से ऐसे लग रहा था जैसे कांच की किरचियाँ बिखरी हुई हो और सीने में चुभ रही हो। मैं चुप पड़ा, बस उसके कॉल सुन रहा था। आंखों से आंसू गिर रहे थे, गला रूंध गया था। फ़ोन कटा तो महीनों बाद फिर से सिगरेट की तलब लगी। हॉस्टल की बाउंड्री तड़प के बाहर जाके गुमटी खुलवाई और 2 डब्बे सिगरेट लाके फूंक डाला। इस बार फेफड़े के साथ साथ रूह भी धुएं से भर जाए ऐसी कोशिश थी। अगले दिन जब दोपहर की नींद खुली तो उठते ही फेसबुक पे स्टेटस सिंगल कर दिए। धीरे धीरे ब्रेकअप की खबरें सबको लग गई। मैं चुप सा हो गया था। कॉलेज से आता और खुद को कमरे में पैक कर लेता था। किसी से काम भर से ज़्यादा बातें नहीं करता। व्हाट्सअप फेसबुक अनइंस्टॉल कर दिया। रोज़ शाम को माँ से बात करके उन्हें फ्यूचर प्लान की बकवास बताता। वो रोज़ रोज़ एक ही बात सुन के भी नहीं उबती। उन्हें लगता कि मैं किसी बड़ी गलती कर बैठा हूँ, इसलिए प्रॉब्लम से लड़ने की बात कहती। पापा को फ़ोन करके रोज़ गुड नाइट बोलने लगा। उन्हें लगता कि मैं किसी पेपर में फेल हो गया हूँ तो ढके छुपे ढाढ़स बहाते कि बेटा कोई परेशानी हो तो मत घबराना, दुख के दिन हंसते हुए खेलते हुए काटने चाहिए। मैं किसी से कुछ नहीं कह पाता। इधर रूममेट अक्सर बताता कि कैसे वो किसी भी सेक्शन में जा रही है
तो सब लड़के उसको मेरा नाम लेके ट्रोल करते हैं। जहाँ जाती है सब उसे ज़ोर ज़ोर से मेरा नाम लेकर बुलाते हैं। वो उल्टे पैरों वापस लौट जाती है। मेरे सामने जब कभी ये होता तो मैं लड़कों को मना कर दिया करता। सिगरेट के धुएं में उसे बुलाने की कोशिश करता। धीरे धीरे साल बीता तो सब कुछ नॉर्मल होने लगा। ब्रेकअप का दर्द मिट चला। हालांकि वो कहीं दिख जाती तो मैं नज़रें फेर लेता। अपने अच्छे एकेडमिक और बिहेवियर के कारण मैं कॉलेज के डिसिप्लिन कमेटी में प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट चुन लिया गया था। एक दिन रात को सिगरेट जला के जैसे ही मैंने बुक खोला कि गार्ड ने आके बताया कि अर्जेंट है, डीन सर बुला रहे हैं। भागते हुए जब मैं डीन ऑफिस पहुंचा तो देखा कि वो उसी सीनियर लड़के के साथ बाहर खड़ी थी। अंदर पता चला कि वो 3 महीने से प्रेग्नेंट है। आज जब उसने लड़के से किसी बात पे झगड़ा कर लिया तो उसने उसे जोर से मार दिया। वह बेहोश हो गई थी। सर चाहते थे कि दोनों को कॉलेज से निकाल दिया जाए। मेरे से बस वो स्टूडेंट के रिएक्शन के बारे में जानना चाहते थे। मैंने पूरे 1 साल बाद उसकी तरफ आँख उठा के देखा। आँखों के बगल में काला धब्बा साफ नज़र आ रहा था। मेरा कलेजा मुँह को आ गया। कभी यही आंखें थी जो मेरे आंखों से चाह कर भी ओझल नहीं होती थी। मैंने डी सर को बतलाया कि लड़का तो पहले से आवारा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, लड़की का एबार्शन करवा के निकालते हैं। सर तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि इसके लाइफ की गारंटी कौन लेगा और पैसे कौन देगा, माँ बाप जानेंगे तो ऐसे ही छोड़ देंगे। मैंने उनसे प्रॉमिस किया कि सर सब कुछ मैं कर लूँगा। वो फिर भी नहीं मान रहे थे। मैं अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनके टेबल पे पटकाया कि अगर लड़की के जान को कुछ हुआ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। सर मान गए। रूम आके अपना एटीएम और वैलेट खंगाला तो 2000 रुपये थे। कुछ सूझ नहीं रहा था। माँ ने बर्थडे पे एक गोल्डन रिंग दिया था, उसे गिरवी रखकर कुछ पैसे जुटाए। कुछ दोस्तों से उधार लेकर उसका एबार्शन करवा के उसके हॉस्टल छोड़ाया। सर से रिक्वेस्ट करके उसके न निकालने का लेटर भी लेके दे दिया। 5-6 दिन की दौड़ धूप के बाद जब बैठा तो उसका व्हाट्सएप मैसेज आया। ओपन किया तो उसने मेरी फेसबुक डीपी के साथ अपनी कॉलेज बना के नीचे कैप्शन डाला हुआ था, आई एम सॉरी शुभ, मैं भाग गई थी, तुम्हारा प्यार ज़्यादा था, मैं संभाल नहीं पाई, अब तुम्हारी राधा बन के जीवन भर गुजार लूँगी। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने फक ऑफ बीच लिखा और सेंड कर दिया। मैं खुद को दोबारा इसकी गलतफहमी में नहीं डाल सकता था। तो दोस्तों आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।